हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप श्रीवास्तव एक बार अपने वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। कल हम लोग जैसा डिस्कस किए थे परसेंटेज के विषय में, तो परसेंटेज के बारे में मैंने आपको दो फार्मूले बताया थे। मैंने आपको इसमें मैंने आपको दो फार्मूला बताया था। एक फार्मूला था 100x/100 प्लस माइनस x, और एक जो फार्मूला हम लोग बताए थे आपको, जो हम लोग पढ़े थे, वो था पहले 100 मान के लगाते थे, पहले बराबर 100, और अब ये 100 इंटू जितना प्लस माइनस होगा उतना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आप लोग को एक दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे, जिसका नाम होगा जनसंख्या संबंधित प्रश्न। तो आप लोग हम लोग पहले पढ़ेंगे आज जनसंख्या संबंधी प्रश्न। जनसंख्या संबंधी प्रश्न में जैसे सवाल दिया है, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें पहले वर्ष 20% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हो जाती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। सबसे पहले इस सवाल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। इस फार्मूले को ऐसे लिखा जाता है a बराबर p 1 प्लस r/100 के पावर n। ये फार्मूला आपको कहाँ मिलता है? ये फार्मूला मिलेगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में, जब आप पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, वहां ये फार्मूला मिलता है। इसे बोलते हैं अमाउंट। इसको हिंदी में लिखता हूं मैं, इसे बोलते हैं मिश्र धन, इसे बोलते हैं मूलधन, इसे बोलते हैं दर, इसे बोलते हैं समय। आप थोड़ा पेशेंस रखिए और देखते रहिए। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, अभी मैं आपको को रिलेट करके दिखाता हूँ कैसे फार्मूले को रिलेट होते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल मैथ है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मिश्र धन का मतलब होता है, मिश्र मतलब मिला हुआ, धन मतलब धन। तो मिला हुआ धन, धन में आप क्या चीज मिला सकते हैं? धन में क्या मिल सकता है आप बताइए? धन में क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। ब्याज मिलता है ना, चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो। अगर हम मूलधन में उसको जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा? मिश्र धन। अब सुनिए, ये मूलधन और मिश्र धन, इसमें आप मुझे बताइए कि कौन सा पहले होता है, कौन सा बाद में होता है? पहले मिश्र धन आएगा कि पहले मूलधन आएगा? सिंपल सी बात है, पहले मिश्र धन आएगा, पहले मूलधन आएगा। मिश्र धन तो आएगा नहीं, क्योंकि मूलधन में जब तक ब्याज जुड़ेगा नहीं, और ब्याज के लिए आपको कुछ समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ रेट लगेगा, तो इस तरह से करते हुए तब आपको ब्याज मिलेगा। जिस ब्याज को हम मूलधन में जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा? मिश्र धन। तो हमेशा ये मिश्र धन बाद में मिलता है, तो यहाँ मैं लिखूंगा बाद, और मूलधन हमेशा कहाँ मिलता है? पहले मिलता है। तो ये हो गया पहले। दर आपका वैसे का वैसे रहेगा। अब सुनिए, अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं a बराबर p 100 प्लस r/100 के पावर n। ये कैसे आया भाई? ये 100 इंटू 1 करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस r करेंगे तो 100 प्लस r/100 के पावर n। देखिए अगर n की वैल्यू हम 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, तो अगर n बराबर हम यहाँ पे 2 रख देते हैं या 3 रख देते हैं या 4 रख देते हैं, कुछ भी ऐसा रख दीजिए, तो ये क्या होगा? a बराबर p 100 प्लस r/100, 100 प्लस r/100, और ये ऐसे जितनी बार रहेगा उतनी बार बढ़ता चला जाएगा। देखिए अगर रेट बढ़ रहा है तो प्लस साइन यूज करेंगे, रेट अगर घट रहा है तो माइनस साइन यूज करेंगे। यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। देखिए ये आपका a बराबर p 1 प्लस r/100 के पावर n, n बराबर, इसको हम लिख सकते हैं a बराबर p 100 प्लस r/100 के पावर n। मैं क्या बोला? n बराबर आप 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए। n बराबर अगर हम यहाँ से n बराबर 2 या 3 या 4 या कुछ भी ऐसा रखते हैं तो ये फार्मूला आपका और आगे बढ़ जाएगा अपान 100। जैसे अगर यहाँ 2 बार 2 लिख देंगे तो ये वैल्यू 2 बार लिखी जाएगी।
और जितनी बार रहेगा उतनी बार। अब देखिए अगर रेट बढ़ रहा है तो प्लस साइन यूज किया जाता है, और रेट अगर घट रहा है तो माइनस साइन यूज करेंगे। अगर बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस। ये तो रेट बढ़ने और घटने वाली बात हो गई। अगर रेट अलग अलग हो जाए, रेट हम चेंज कर दें दर को, तो इसको हम जस्टिफाई कर देते हैं। इसको 1 नाम दे देंगे, इसको 2, ये 1, ये 2, इस तरह से। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये आप ऐसे समझिए, ये मिश्र धन है, हमेशा बाद में मिलता है, या आप इसको आफ्टर भी बोल सकते हैं। आफ्टर, ये पी का मतलब प्रीवियस, मतलब पहले, तो इसको हम लोग हटा के यहाँ लिख देते हैं बाद बराबर पहले। तो ये आपका हो गया बाद बराबर पहले 100 प्लस माइनस R1 अपॉन 100, 100 प्लस माइनस R2 अपॉन 100, और ये कंटिन्यू ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा फार्मूला बन गया जनसंख्या संबंधी प्रश्न का। आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले जब हम लोग सवाल लगाते थे तो मानते थे कि मान लीजिए पहले बराबर 100 दिया है, तो बाद बराबर क्या होता था, 100 में जो हम लोग चेंजिंग निकालते थे वही तो निकालते थे, 100 × 120 अपॉन 100, 125 अपॉन 100, इस तरह से। तो जो बाद बराबर पहले है, देखिए जो बाद होता है वो हमेशा पहले का प्रभाव होता है। जो पहले चीजें हुई होती हैं उन्हीं का प्रभाव हमें कहाँ दिखता है, बाद में। जो पहले चेंजिंग होगी, जैसे पहले आप बीएससी कर रहे थे, फिर बीएससी करके आप कुछ भी और आगे पढ़े, तो जो आपकी आगे की मतलब बाद का इम्पैक्ट होगा ना, वो पहले की पढ़ाई से रिलेटेड होगा। मतलब जो पहले आपने अपने ऊपर इम्पैक्ट डाला है वो आपको कहाँ दिखेगा, बाद में दिखेगा। तो आप इस फार्मूले को नोट भी कर सकते हैं, और फिलहाल आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अगर आप ये भूल जाते हैं तो आप यहाँ से याद कर लीजिए, और या तो इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि पहले बराबर 100, अब, तो जो अब था वो किसका काम करेगा, बाद का। तो आइए हम लोग चलते हैं सवाल पे। सवाल हल करने से पहले आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं। देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को हल करने में आपको सबसे पहले वाली बात जो ध्यान देने वाली बात है, वो आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़िएगा। मैं क्या बोला हूँ आपसे कि ऐसे क्वेश्चन को हल करने में आप सबसे पहले क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखिएगा। वो आपको क्लियर करेगा कि जो जनसंख्या पूछ रही है वो बाद की पूछ रही है कि पहले की पूछ रही है। आइए देखते हैं, सवाल की अंतिम लाइन है 2 वर्ष बाद। ये देखिए ये शब्द आया ना, तो जब बाद की जनसंख्या पूछेगा तो जो दिया गया होगा वो किसका काम करेगा, पहले का काम करेगा। अगर यहाँ पूर्व में पूछा होता तो जो दिया होता वो किसका काम करता, बाद का काम करता। देखिए ये बाद की जनसंख्या पूछा है तो बाद की जनसंख्या यहाँ होगी, और जो दिया गया होगा वो किसकी जनसंख्या होगी, पहले की जनसंख्या होगी। तो बस भर दीजिए, फॉर्म आपके सामने है, बस केवल आपको भरना है। मतलब बाद की जनसंख्या बराबर पहले की जनसंख्या कितनी भाई, 8500। पहले साल कितनी वृद्धि हुई, 20% की। आपको मैंने पहले ही बताया था कि वृद्धि, कमी, अधिक, कम, ज्यादा, लाभ, हानि, अगर इन सब के साथ परसेंट आता है तो 100 से उतनी वैल्यू बढ़ाकर, और या तो 100 से उतनी वैल्यू घटाकर लिखते हैं। तो 8500 गुणे 20% वृद्धि का मतलब 120/100 गुणे 25% वृद्धि का मतलब 125/100। देखिए फिर से मेरी बात सुन लीजिए आप लोग। ऐसे क्वेश्चन को हल करने में सबसे पहले क्या ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन की अंतिम लाइन। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में अगर बाद दिया है तो जो दिया होगा वो पहले की जनसंख्या होगा, और अगर क्वेश्चन की अंतिम लाइन में पहले का पूछा है तो जो दिया गया होगा वो किसका काम करेगा, बाद का काम करेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आप लोग का? चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेशन आए ना तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, एकदम बिंदास होके काटिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया है जनसंख्या, और आप जानते हैं किसी गांव की जनसंख्या कभी दशमलव में नहीं होती है। आप कभी किसी से नहीं सुने होंगे कि हमारे गांव में 1000.8 लोग हैं। ये 0.8 लोग कौन है भाई? तो 1010 लोग, 1020 लोग, 5025 लोग, 5050 लोग, मतलब पूर्णांक में होते हैं। कभी भी जनसंख्या दशमलव में नहीं होती है। तो आप काटेंगे, एकदम काटेंगे, और हमारा जो वैल्यू आएगा वो एक पूर्णांक आएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा। ये देखिए मत छेड़िए इसको, आप इसको काटिए, ये कट जा रहा है। 25 बन जाए 125, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो यह कितना हो जाएगा 30,
चलिए अब हमारे पास वैल्यू क्या बची है 85 इंटू 30 इंटू 5। आप इसका गुणा करने के लिए जीरो को हटा दीजिए, पहले यहाँ जीरो लिख दीजिए। अब ये 5 के हैं 15, 15 बचे 75 के 5 और 15 अट्ठे 120 और 7 127, 12,750 आपका आंसर हो गया। फिर से देख लीजिए, कैलकुलेशन में काटते समय सफाई रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप अपना ही काटा अपने ही कंफ्यूज हो जाए कि यार ये कैसे आया, वो कैसे आया, ये कैसे कट गया। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी छूटे ना, एकदम क्लियर कैलकुलेशन होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको स्पेस भी कम मिलता है और टाइम भी कम मिलता है। तो दोनों चीज का आप ध्यान दीजिएगा, इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा मायने रखता है एग्जाम में कि आपके पास स्पेस भी कम है और समय भी कम है। तो आइए इस सवाल के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं एक दूसरे सवाल की तरफ। देखिए ये दूसरा सवाल है, किसी संपत्ति का मूल्य, वहां जनसंख्या था, यहाँ संपत्ति आ गई, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। सवाल का मोड वही है, किसी संपत्ति का मूल्य उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में प्रति वर्ष 10% कम हो जाता है यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य, देखिए यहाँ ना तो बाद आया ना तो पहले आया, तो कोई घबराइए नहीं, आप सवाल को आगे पढ़ते रहिए। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपए हो तो 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था। देखिए सवाल लगाने से पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे प्रश्न आएगा तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप क्वेश्चन की अंतिम लाइन देखेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन की अंतिम लाइन। क्वेश्चन की अंतिम लाइन क्या है, पूर्व, पूर्व है। अब मुझे पता है कि यहाँ मुझे लिखना है बाद बराबर पहले की जनसंख्या और गुणे में जो भी हमारा 100 प्लस माइनस R1/100 ये जो भी होगा ये ऐसे लिखते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पूछा है पूर्व, तो मतलब कि जो पूछा गया है वो पहले की जनसंख्या है, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि ये पूछा गया है। अब बताइए जो दिया गया है वो किसका काम करेगा, सिंपल सी बात है, या तो हमारे पास पहले का होगा या तो बाद का होगा, और पहले वाला पहले पूछा गया है तो जो दिया गया होगा वो किसका काम करेगा, बाद का काम करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 81,000 और जो भी चेंजिंग होगी वो पहले में होगी। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हमेशा चेंजिंग पहले होती है जिसका इम्पैक्ट हमें हमेशा बाद में दिखता है। तो चलिए प्रति वर्ष 10% कम हो जाता है, 10% कम होने का मतलब 90/100। और अच्छा ये कितनी बार हुआ है, कहाँ गया, 2 वर्ष, 2 वर्ष पूर्व पूछा है ना, तो 2 बार मतलब पहले साल 90%, फिर दूसरे साल 90/100। अब देखिए इसको जब आप इधर पक्षांतर करेंगे तो पहले को यहाँ छोड़ दीजिए आप, ये आपका हो गया 81,000 गुणे, ये देखिए ये बराबर है ना, बराबर के जब हम लोग इधर उधर पक्षांतर करते हैं तो आपको मैंने पहले ही कल बताया था कि हमेशा गुणा और भाग एक साथ, प्लस और माइनस एक साथ। तो देखिए जो चीजें इधर गुणा में होंगी ना वो इस साइड आएंगी तो भाग में हो जाएंगी, और जो साइड इस साइड भाग में है वो जब दूसरे साइड जाएंगी तो वो किस में हो जाएंगी, गुणा में हो जाएंगी। तो आइए ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 90 हो जाएगा, ये 100 कहाँ चला जाएगा, 90 हो जाएगा। चलिए इसको देखिए 2 0 से ये 2 0 खत्म हो गया, ठीक, सिस्टमेटिक तरीके से काटिएगा। 9 से काटेंगे तो 9 9 81, 3 0 बचा है, यहाँ लिख दीजिए। फिर 9 से काटेंगे, 9 1 9, ये 3 0 बचा है, यहाँ लिख दीजिए। देखिए 3 0 यहाँ का, 2 0 यहाँ का, मतलब जो पहले इसकी संपत्ति का मूल्य था वो 1 2 3 4 5, ये देखिए ये आपका उत्तर हो गया, ठीक। अब अपना उत्तर चेक कर सकते हैं। संपत्ति का वर्तमान मूल्य कितना है, 81,000 रुपए, 10% उसमें 2 साल कम हुआ है तो सिंपल सी बात है कि 2 साल पहले उसकी संपत्ति का मूल्य अधिक रहा होगा। ये देखिए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। पहले उस संपत्ति का मूल्य कितना था, 1 लाख रुपए, और 2 साल घट के कितना हो गया, 81,000 रुपए, मतलब हमारा उत्तर सही है, ठीक। आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखनी है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ भाई आप लोग के लिए,
इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखते हैं, लास्ट लाइन देखेंगे। कब देखेंगे? पूरा सवाल लगाने के बाद नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखेंगे। वहां देखेंगे कि पूर्व का पूछा है कि बाद का पूछा है। जैसा दिया रहेगा वो पूछा रहेगा, जो बाकी दिया रहेगा वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे कि अगर पहले का पूछा है तो बाद का दिया रहेगा और बाद का पूछा है तो पहले का दिया रहेगा। तो चलिए एक और सवाल लगाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं आप लोग का। देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल मैंने लिखा, एक स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपए है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 80% रह जाता है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि 20% कम हो जाता है, 10% वृद्धि हो जाता है। आप ये बताइए 80% रह जाता है का मतलब कितने परसेंट की कमी होगी? 20% की कमी होगी। सिंपल सी बात है कि 20% कम हो गया मतलब 80% रह गया, तो इससे घबराइएगा नहीं। ये केवल ऐसे मतलब कि जैसे आप लोग रामायण में सुनते होंगे ना कि रामायण में चौपाइयाँ होती हैं लेकिन अलग अलग गाने की धुन पे लोग गाते हैं ना, तो बस वही है कि बोल वही हैं, धुन बदल गई है। तो बोल वही हैं, बस धुन बदल गई है थोड़ी सी। बस क्या है कि उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 80% रह जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इसको, तो सबसे पहला काम क्या करना है? हमें क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखना है। तो ये बाद पूछा है ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाद बराबर। अब जो दिया गया है वो किसका काम करेगा? पहले का काम करेगा। इसके पहले वाले सवाल में 2 वर्ष पूर्व पूछा था ना, तो 2 वर्ष पूर्व का मतलब कि वो पहले की जनसंख्या पूछ रहा था, तो जो दिया गया था वो किसका काम किया था? बाद का काम किया था। तो ये आपका हो जाएगा 25,000 गुणे 80% रह जाता है। अब आप बताइए यहाँ पे मैं क्या लिखूं? 80% लिखूं कि 20% लिखूं? देखिए 20% कम हो जाता है, ऐसा दिया रहता तो हम यहाँ क्या लिखते? 80%। और सिंपल सी बात है कि 25,000 था, 25,000 का मतलब 25,000 तो था, 80% इसका रह गया। तो हर साल जितनी जनसंख्या थी उसका 80% ही रह जाता है। तो ये 25,000 मतलब जितना मूल्य था उसका 80%। जैसे कि एक स्कूटर 25,000 रुपए में हम खरीद के किसी को हम बेचे तो उसका 80% हमें मिला। उसने किसी और को बेचा तो जितने में उसने मुझसे खरीदा था उसका 80% उसको मिला, और जिसको उसने बेचा था उसने किसी और को बेच दिया, तो वो किसी और को बेचेगा तो जितने का वो खरीदा था उसका भी उसको क्या मिला? 80% मिला। तो हम 3 साल का है तो 3 बार 80/100 गुणे 80/100 गुणे 80/100। अगर सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ 80% रह जाता है कि जगह पे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि उसके मूल्य में 20% कमी हो जाती है। और 20% कमी लिखा था तो आप सेम प्रोसेस करते। तो मैं पहले ही आपको बताया कि बोल वही है, बस धुन बदल गई है। तो आइए पहले जीरो देखते हैं। नीचे कितने जीरो हैं? 6 जीरो। ढेर सारे जीरो दिख रहे हैं ना, तो गिन लीजिए। पहले नीचे वाले को हटाना है तो नीचे वाले जीरो को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 25 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। कैलकुलेशन में अपने कैलकुलेशन को आसान बनाया करिए। देखिए 25 गुणे 8 करेंगे तो 25 होगा 100 और 100 दूना के 200 मतलब 25 8 200 यहाँ से हो जाएगा 25 गुणे 8। यहाँ से आपको मिलेगा कितना? 200 गुणे ये 8 गुणे 8 8 8 64। अब आप यहाँ से देखिए 2 जीरो हो गया, 64 गुना के 128। आप आराम से गुणा करिएगा। 2 चौके 8 2 छः 12, एकदम आराम से गुणा करिएगा। कैलकुलेशन आपका एकदम फ्रेश होना चाहिए और एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि आपके एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। जनसंख्या संबंधी प्रश्न में इसी तरह का सवाल दिया जाता है एग्जाम में और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि बाद हमेशा पहले का इम्पैक्ट होता है, तो पहले पे या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी। तो बाद बराबर पहले, और आपको मैंने बताया है कि हमेशा पहले क्या देखेंगे? क्वेश्चन की लास्ट लाइन। तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार बिना मेरे बताए। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, इसको ऊपर वाले को क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ।
आपको जैसी भी ज़रूरत लगेगी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। पहले ही थोड़ा वीडियो आपको पीछे करना पड़ेगा, करके आप वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो। चलिए देखिए, एक गांव में प्रतिवर्ष बच्चों की संख्या में 10% वृद्धि होती है। देखिए सवाल क्वेश्चन मैथ में सबसे बड़ी बात होती है, मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन को हमेशा पढ़ा करिए। जैसे लोग कैसे पढ़ते हैं, एक गांव में बच्चों की वृद्धि संख्या होती है तो 2000, ये क्या है? आप ये सवाल पढ़ रहे हैं कि मंत्र पढ़ रहे हैं? नहीं, आपको सवाल पढ़ना है। तो आप एक एक लाइन जैसे जैसे पढ़ेंगे ना तो वो क्लियर बताएगा कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं और आपको इन चीज़ों से क्या चीज़ निकालना है। तो कैसे आप निकालेंगे उन चीज़ों को, जब तक आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, एक गांव में प्रतिवर्ष बच्चों की संख्या में 10% वृद्धि होती है। वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या क्या होगी? देखिए, या तो ना तो पहले दिया ना तो बाद दिया है, लेकिन हमें यहाँ वर्ष दिया है, वर्ष 2003 और वर्ष 2006। तो बताइए पहले वर्ष 2003 आया कि 2006 आया? पहले 2003 आया, फिर 2006 आया। तो पहले हमसे क्या पूछा है? बाद। तो यहाँ पे हो जाएगा बाद बराबर जो दिया गया है वो किसका काम करेगा? पहले का काम करेगा। तो 2000 गुणे 10% वृद्धि ना भाई, और कितने साल का देखना है हमें? 2003 2006, मतलब 2003 पूरा 2004 पूरा। 2003 में था ना भाई, तो 2003 में था मतलब 2004 पूरा, 2005 पूरा और 2006 पूरा। तो कितने साल हुए? 2004 2005 2006। तो कितने साल का निकालना है? 3 साल का। तो 3 बार आप लिख लीजिए, 110/100 गुणे 110/100 गुणे 110/100। ये देखिए जीरो कितने हैं? 6 जीरो यहाँ पे, 6 जीरो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 2 गुणे 11 का क्यूब आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा। 11 गुणे 11 121, और मैं आपको पहले ही बताया था ना कि आप कम से कम 15 तक का क्यूब याद कर लीजिए तो काम आसान हो जाएगा। 11 का क्यूब होता है 1331, गुणा कर दीजिए 2 6 6 2, ये आपका हो गया आंसर। तो आपको एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि हमेशा बाद बराबर पहले जो वृद्धि कमी दिया होगा, जितने वर्ष का दिया होगा, बड़े आराम से आप उतना लिखते चले जाइएगा। जो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम करेंगे, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ेंगे, अगर वहां बाद दिया होगा तो बाद और पहले दिया होगा तो पहले। उम्मीद है कि आपको जनसंख्या संबंधी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग इसकी दूसरी टॉपिक पे चलते हैं, इसकी मतलब परसेंटेज की दूसरी टॉपिक, जिसका नाम होगा, देखिए परीक्षा संबंधी प्रश्न। उसका अगला टॉपिक है परीक्षा संबंधी प्रश्न। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में किस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है? जैसे दिया है किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है, एक विद्यार्थी 175 अंक प्राप्त करके 25 अंक से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए था? 40% अंक प्राप्त करना था। देखिए परसेंट में मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि परसेंट की एक अपनी अलग दुनिया होती है। हम अपनी बातों को 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल बोलते हैं तो इसमें आपको जस्टिफाई करना होता है। जैसे हाई स्कूल में कितना नंबर पाए थे? 480 नंबर पाए थे, तो कितने में पाए थे ये बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी से बता देंगे कि हाई स्कूल में 80% था, वो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि 80% था मतलब कितने में कितना था। वो समझ जाएगा कि चाहे जितना रहा होगा, अगर 100 में 80 पाए हैं तो 500 का रहा होगा तो 400 नंबर पाया होगा, 600 का रहा होगा तो 480 नंबर पाया होगा, अगर 700 का रहा होगा तो 560 नंबर पाया होगा। तो परसेंट हम अपनी बात को 2 तरीके से कर सकते हैं, एक परसेंट में कर सकते हैं और दूसरा अंक में कर सकते हैं। अब देखिए उससे पास होने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए? 40% अंक चाहिए, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 40%। अब देखिए ये 40% उसे अंक चाहिए थे और उसे मिला कितना था? 175। लेकिन अगर उसे यही 25 अंक और मिल जाते तो वो 40% के बराबर पहुंच जाता। अगर उसे यही 25 नंबर और मिल जाते तो उसके टोटल अंक जो थे वो कितने मिल जाते आपको?
40% मिल जाते हैं। देखिए जैसे कि अगर आपको अभी इस क्वेश्चन को यहाँ छोड़ देते हैं, जैसे अगर आपको 150 नंबर का कोई भी था, ये टोटल मार्क है, ये मैक्सिमम मार्क मान लेते हैं, मैक्सिमम मार्क 150 नंबर, इसका जो पासिंग मार्क है, इसका जो पासिंग मार्क है वो 90 नंबर है, तो पासिंग परसेंटेज कितना होगा, पासिंग परसेंटेज हो जाएगा कितना 60%। देखिए ये पासिंग परसेंट निकालेंगे तो 60% आ जाएगा। अब अगर कोई इस 90 नंबर में 80 नंबर पाता है तो कितने अंकों से वो फेल हो रहा है, वो फेल हो रहा है 10 अंक से, इस 10 अंक से वो फेल हो गया। कहने का मतलब कि अगर 80 नंबर पाया है तो 80 नंबर का मतलब अगर उसे हम 10 नंबर और दे देंगे तो उसके टोटल मार्क कितने हो जाएंगे, 90 नंबर हो जाएंगे, और उसका पासिंग मार्क परसेंट कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो मतलब कि इस 60% को पाने के लिए उसे 80 में कितना और नंबर चाहिए होगा, 10 नंबर चाहिए होगा। तो इस क्वेश्चन में सेम वही चीज है, इसको हटा देते हैं। ये देखिए उसको 40% चाहिए था, 175 अंक उसे मिल रहा है, 25 अंक से फेल हो रहा है, तो 25 अंक उसे दे दीजिए। अब ये 3 निशान मैंने बनाया है, ये 3 निशान मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि इसे बोलते हैं समानता का निशान। आज 40% की वैल्यू इस क्वेश्चन में इसके बराबर होगी 200 के, तो अगले सवाल में हो सकता है 40% की वैल्यू कुछ और हो जाए। तो आप अभी क्लास में मतलब आप ऐसे पढ़ रहे हैं हमसे, तो ये चीजें हमें बतानी जरूरी है। एग्जाम में आप ये सिंगल लाइन भी यूज कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम का कोई ऐसा नहीं है कि आप कैसे लगाए हैं वो चेक किया जाएगा, बस आपका केवल ऑप्शन चेक किया जाएगा। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे बराबर का निशान लगाया है। बराबर का निशान क्यों लगाया है, क्योंकि 175 में 25 अगर जब भी आप जोड़ेंगे, चाहे जिस तरीके से जोड़ेंगे, हमेशा वैल्यू किसके बराबर होगी, 200 के। लेकिन यहाँ परसेंट है ना, तो परसेंट समान होता है, जबकि ये सारी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो 40% कितने के समान है, 200 के। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा फ्रेश तरीके से लिख देता हूँ। 40% समान है 200 के, तो 1% समान होगा 200 बटे 40, ये काट दीजिए, 4 बचे 20। तो अगर मैं पूरा 100% नंबर पा गया होता तो कितने के बराबर हो जाता भाई, अगर 1% 5 के बराबर है तो 100% 5 × 100 का मतलब कितना हो जाएगा, 500। ये मैं आपको पूरा गुणा करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबका IQ लेवल एक जैसा नहीं होता है। तो कुछ लोग तो ऐसे समझ जाएंगे कि अरे ये तो फटाक से आ गया 500। आप इस तरीके से लगाएंगे ना तो आप विश्वास करिए आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, सीधे सीधे 40% उत्तीर्णांक है, 175 अंक पाया है, 25 अंक से फेल हुआ, तो 175 में 25 जोड़ देंगे 200 हो जाएगा। 40% अगर 200 के बराबर है तो 1% 5 के बराबर होगा, तो 100% कितने के बराबर होगा, 500 के बराबर होगा। तो आइए आपको एक दूसरा सवाल लेकर बताता हूं मैं। देखिए सवाल क्या है, एक परीक्षा का उत्तीर्णांक 35% है, मतलब हमें पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए। यहाँ देखिए मैं परसेंट शब्द यूज कर रहा हूँ, तो आप कितना बताएंगे, 35%। तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। आप यहाँ सबसे पहले लिखे 35%, ये 3 निशान ये स्टाइल में नहीं लगा रहा हूँ मैं कि सर जी बहुत स्टाइल में पढ़ा होता है, बराबर के निशान 3 लगा देते हैं, नहीं, ये समानता का निशान है, ठीक ना। समानता का मतलब 35% आज इस सवाल में किसी और किसी संख्या के बराबर होगा, तो नेक्स्ट टाइम कोई सवाल आएगा तो 35% किसी और संख्या के समान होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। देखिए 35% उसको पाना कितना था, 40, मतलब पाना था उसको 35%, वो पहले अंक में पाया है 40 अंक, लेकिन वो फेल हो गया है 30 अंक से। तो आप उसे 30 अंक अगर और दे देंगे, मतलब उसको टोटल अगर 70 अंक मिल जाएगा। देखिए यहाँ बराबर का निशान मैंने लगाया, क्योंकि 40 में जब भी 30 जोड़ेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 70 आएगा। अगर वो 35% पा जाता या 70 नंबर पा जाता तो वो पास हो जाता। तो 35% समान है 70 के, तो 1% समान होगा 70 बटे 35। तो इसको काटेंगे तो 35 गुना के 70। देखिए यहाँ फिर मैं बराबर का निशान लगाया, क्योंकि 70 में 35 से भाग देंगे तो हमेशा 2 आएगा। तो 100% की वैल्यू किसके समान हो जाएगी, 200 के। बस ये हो गया पूरा।
तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए एक सवाल मैं और बताता हूँ आप लोग को, एक सवाल और लगाते हैं। देखिए, किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 70% है, एक विद्यार्थी 300 अंक प्राप्त करके 50 अंक से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञान कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए था भाई हमें, 70%। मिला कितना था हमें, 300 नंबर। तो 300 प्लस क्यों, क्योंकि हम इतने से फेल हो गए। तो अगर हमें यही नंबर मिल गया होता, कितना नंबर, ये 50 नंबर, अगर ये मिल गया होता तो हम पास हो जाते। तो 300 में जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 350। 70% कितने के समान है, 350 के। तो आप यहाँ पर फिर से लिख लीजिए, 70% समान है 350 के। तो 1% समान हो जाएगा 350 बटे 70। ये 0 से 0 खत्म, 7 बचे 35, तो ये 5 हो गया। तो 100% कितने के समान हो जाएगा, 500 के। ये आपका हो गया आंसर। तो परीक्षा संबंधी प्रश्न में ये टाइप फर्स्ट था। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका टाइप 2 बताऊंगा, और उम्मीद है कि मेरा पहला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। उसमें आप लोगों की जो कमेंट्स थे वो मैं पढ़ा, देखा, और उसमें कुछ लोग वॉइस को लेके कमेंट किए हैं, तो उनके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और मैं बहुत जल्द कोशिश करता हूँ कि साउंड क्वालिटी को और थोड़ा इम्प्रूव करूँ। मैं आवाज़ मेरी जैसी भी है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी जो क्लियरिटी है वो जल्द ही मैं लाऊंगा। आप अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए मुझे माफ़ करिए, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे माफ़ करिए। और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं अपने इस वॉइस में जो इस तरह की प्रॉब्लम आप लोग को आ रही है उसको दूर करूँ। अभी मेरे पढ़ाने में, मेरे कॉन्सेप्ट में, मेरे समझाने में अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो आप उसके लिए बिंदास होकर कमेंट करिएगा। मैं आपके इस कमेंट को हमेशा अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि जब तक आप मेरी कमी नहीं बताएंगे मैं उनको दूर नहीं कर पाऊंगा। मेरा मेन उद्देश्य है कि जो ऐसे लोग जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन उनसे मतलब एग्जाम में जैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। आपको कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। जिस तरह से भी आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो मेरे पढ़ाने से रिलेटेड आप मुझे बताइए, और मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप मेरे वीडियो को जितने भी आपके ज़रूरतमंद लोग हैं, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, उन तक मेरे वीडियो को पहुँचाइए, और लोगों को कहिए कि वीडियो को स्किप करके ना देखें कि थोड़ा सा पढ़ लिए फिर स्किप कर दिए। आप थोड़े थोड़े टाइम में, वीडियो लंबा है छोटा है जैसा भी है, आप छोटे छोटे टाइम में उसको वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट है मेरे मुंह से निकली हुई कौन सी बात कहाँ पे कौन सी चीज़ों को रिलेट कर रहा है, वो जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके ज़रूरतमंद हैं, ऐसे लोगों को नहीं कि मुझे सब्सक्राइब करवाने के लिए, लाइक करवाने के लिए, नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये मैं उन सारे ज़रूरतमंद लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कोचिंग में नहीं जा सकते हैं किसी भी कारण से, वो चाहे जो प्रॉब्लम हो उनकी, उससे जानने की कोई हम लोग को अधिकार नहीं है। उन तक मेरा वीडियो पे पहुँचे, वो पढ़ें और अच्छे से मतलब कोई भी एग्ज़ाम आए तो महादेव की कृपा से सबका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, हर कोई नौकरी पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको परीक्षा संबंधी प्रश्न का सेकंड टाइप बताऊंगा, और भी जो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है ऐसे मैं आपको बताता रहूँगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे देखिए, अपने ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाइए, इससे ये आपसे निवेदन है। धन्यवाद।